हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना अकेडमी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्लास 11 की फिजिक्स का जो चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर्स, उसको स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर ना हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं कि अगर किसी दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना हो तो ऐड करने का क्या रूल है। देखिए, जहां तक स्केलर क्वांटिटीज की बात है तो उनको हम अलजेब्रिकली ऐड सब्ट्रैक्ट आराम से कर देते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है। लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। उस कंडीशन के अंदर उनको ऐड आराम से ऐसे मर्जी से नहीं, किसी के भी दो वेक्टर उठाया ऐड कर दिया और आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इसको मैं अच्छी तरह एंड तक समझाऊंगा। ट्राई करना कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअलिटी में करना क्या होता है जब किसी दो वेक्टर्स को हम आपस में ऐड करते हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज हमने एक्चुअली में एडिशन ऑफ वेक्टर स्टडी करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स स्टडी करना है। देखिए बेटा, एक बात आपको अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि आप किसी भी दो वेक्टर्स को अपनी मर्जी से जैसे मन किया वैसे ऐड नहीं कर सकते हो। उनको ऐड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं मतलब उन रूल्स में से यार एक कई लॉज है। बेसिकली पहला लॉ आपका ट्रायंगल लॉ है, दूसरा आपका है पैरेललोग्राम लॉ है, एक पॉलीगन लॉ होता है। तो इन लॉज के बेसिस पे ही आप आसानी से वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले हम कुछ बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। लेट इट बी, एक है मेरे पास ए वेक्टर और दूसरा है मेरे पास बी वेक्टर, और दोनों के दोनों की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है। तो जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होती है उस टाइम पे हम अपना इन दो वेक्टर्स को आराम से ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या, इनको सिंपली हम क्या कर देंगे, ऐसे ऐड कर देंगे। एक बात मैं आपको समझा दूं बेटा कि इनको ऐड करने के बाद जो भी हमें वेक्टर मिलता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, और हम नॉर्मली उसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहेंगे इसको? रिजल्टेंट वेक्टर। पहले तो समझो क्या क्या बात होता है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब जो इन दोनों का रिजल्ट होगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? ऑब्वियस है इन दोनों के अलोंग ही होगी आपकी। और हाँ, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ऑब्वियस है इन दोनों के सम के बराबर होगा। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज कर लो कि मेरे पास ए वेक्टर है, मान लेते हैं 2i कैप। अब आपको आई कैप पता ना क्या होता है? आई कैप का मतलब होता है अलोंग द एक्स एक्सिस। और उसी तरह मेरे पास मान लीजिए एक और वेक्टर है, मान लेते हैं 3i कैप है आपका। अब ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है, और अगर इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो अब आप आराम से इनको ऐड कर सकते हो। तो 3 + 2 आपके पास 5 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा आई कैप, और ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो बहुत सिंपल है, आसानी से आप उनको कर सकते हो, राइट। अब हम बात करेंगे बेटा एंटी कोलिनियर वेक्टर्स की। मतलब ये कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि देखिए, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और एक है मेरे पास यहाँ पे बी वेक्टर। अब ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम इनमें से किसी एक की डायरेक्शन को पहले की डायरेक्शन के अलोंग कर देंगे, तभी हम उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि किसी भी दो वेक्टर्स को आप आपस में सिंपली ऐड तभी कर सकते हो जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो गया मेरा ए वेक्टर, और जैसे मैं इसके डायरेक्शन को ऑपोजिट करूंगा, आप जानते हो कि इसके आगे माइनस का साइन आ जाता है, तो ये बन गया माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब दोनों की डायरेक्शन एक्जैक्टली सेम है। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ए वेक्टर प्लस करेंगे माइनस ऑफ बी वेक्टर को, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो ये बन गया ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कर आप ऐड ही रहे हो, बस फर्क इस बात का है कि क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इस वजह से बीच में माइनस का साइन आ जाता है। अब ये सबसे बड़ी बात यहां पे जरूर है कि अब आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, आर वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मतलब अगर बी वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसकी आर वाले की डायरेक्शन इसी के अलोंग होगी, अगर ए वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसके अलोंग होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कि मेरे पास ए वेक्टर है, और ए वेक्टर हमारे पास आ जाता है 2i कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है, मान लेते हैं -3i कैप है। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे दैट विल बी 2i कैप माइनस ऑफ 3i कैप आपका होगा। ऐड ही करना है बट माइनस साइन यूज हो जाएगा।
सोल्व करने के बाद -1 आई कैप आपके पास आएगा। तो इस कंडीशन में अगर कोई पूछता है इसका मैग्नीट्यूड क्या है तो आंसर आएगा 1। लेकिन अगर आप कोई इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेगा तो डायरेक्शन जो है वो आपके पास -आई कैप होगा, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। देखा आपने कि उनको सब्ट्रैक्ट तो किया, बट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था उसी के अलोंग आपके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आई। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी इस तरफ को। मैंने लेंथ छोटी इसलिए रखी क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड हमेशा कम ही आता है, और ऑपोजिट इसलिए रखा क्योंकि इसी के अलोंग हमने दिखाना है। तो दिस वन इज योर आर वेक्टर। आई होप आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको ऐड करना बहुत ही आसान है। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हों, जैसे कि यह हो गया मेरा ए वेक्टर और दूसरा मान लेते हैं कि यह बन गया मेरा बी वेक्टर। अब ऐसे कंडीशन में अगर मुझे इन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है तो सिंपली इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई सर्टेन एंगल है। तो ऐसे सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम एक लॉ का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा? स्टेप नंबर 1 ये होगा कि देखिए ये इसको हम एक ट्रायंगल की शेप में बनाएंगे। देखो ट्रायंगल की शेप में बनाने का तरीका होता है, इन दो वेक्टर्स को जब आप अरेंज करेंगे तो सेम ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अब यहां पे सेम ऑर्डर का क्या मतलब है? देखिए ये मेरा हो गया ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर। अगर मुझे सेम टू सेम वेक्टर फिर से बनाना है तो उसकी लेंथ भी वही रखनी पड़ेगी, उसके डायरेक्शन को भी रखना पड़ेगा। लेकिन बनाने का तरीका क्या है कि ये जो हेड है ना, इस हेड के साथ सेम टू सेम वही जो ये वेक्टर है ना, सेम टू सेम यहां पे आपने इसको बनाना है। तो जब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से टच करता है तो इसको सेम ऑर्डर कहा जाता है, दिस वन इज द सेम ऑर्डर। अच्छा, फिर अब इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, बट वो एंगल कहां पर होगा? एक बात आपने पढ़ी हुई है पहले से कि अगर मेरे पास दो रेज हों, उन दो रेज के जब आपस में टेल टच करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल हम कंसिडर करते हैं। पर यहां पे तो एक हेड और यहां पर एक टेल है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ लाइन को, और ये जो चीज आप देख रहे हो ये वाला, ये है वो एंगल जो इन दोनों के बीच में होगा। तो अब एक ऐसे दो वेक्टर्स जो ना तो कोलिनियर है ना तो एंटी कोलिनियर है, तो उनको ऐड करने का तरीका क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि हम यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहेगा, मैं आपको ऐसे करता हूं स्टेटमेंट लिख देता हूं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। कहते हैं कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, taken in the same order, taken in the सेम ऑर्डर, ठीक है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय the third side of the third side of the triangle taken in, यहां ले देता हूं, in opposite order। तो क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। कहता है कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है।
जिसमें हमने उनके डायरेक्शन को भी शो कर दिया, साथ में उसके मैग्नीट्यूड को भी शो कर दिया। तो जो भी, और हाँ सेम ऑर्डर में लिया गया, देखो सेम ऑर्डर में लिया गया यहां पर। तो जो इसकी थर्ड साइड होगी विच इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट का मतलब होता है कि हेड हेड से मिले, टेल टेल से मिले, तो वो जो लाइन होगी वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमें देगी। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम हमेशा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर आपने ये बात तो समझा दी कि चलो ये तीसरी साइड जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट देगी, बट उसका मतलब क्या होगा? मतलब ये है कि जब आप इन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएगी। और दूसरी बात, जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे, दो देखो एक सिंपल सी बात आप भी समझने की कोशिश करें। मान लो ये मेरा ब्लॉक है, एक ब्लॉक को मैं यहां से खींच रहा हूं, एक ब्लॉक को मैं यहां से खींच रहा हूं, और अगर आपसे पूछूं तो क्या वो इस डायरेक्शन में जाएगा कि इस डायरेक्शन में जाएगा, तो आंसर है इन दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएगा। एक्चुअलिटी में इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो मेरा ब्लॉक है वो हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी वो मैं बताऊंगा ना आपको, लेकिन ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस एरो में ये जो हेड है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंटिंग इन द ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। और जब भी हम रिजल्टेंट की बात करते हैं ना, तो मतलब होता है उनको ऐड करो, बस सिंपली ऐड करो, लेकिन विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। मतलब अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करो, अगर ऑपोजिट में है तो माइनस डाल दो उसके आगे। लेकिन रिजल्टेंट का मतलब होता है किसी भी दो वेक्टर को सीधा क्या कर दो, ऐड कर दो, ये मतलब होता है उस चीज का। चलिए, अब सवाल सबसे बड़ा यही मन में रह गया है कि सर जी फाइनली हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो जल्दी से मैं पहले आपको वही समझा देता हूं, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मेरे पास ये वो वेक्टर था, ठीक है, ये वो वेक्टर है, दैट इज ए वेक्टर। इसकी जो लेंथ है वो ओ ए है। ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ बता रहा है इस वेक्टर का। उसी तरह ये है मेरा वो बी वेक्टर, और ए बी जो है वो लेंथ बता रहा है इस बी वेक्टर का। बात खत्म हो गई। उसके बाद ये है मेरा वो रिजल्टेंट वेक्टर, और ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर को। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एंगल शो करना है, तो सबसे पहले मैं इसको आगे करूंगा। ये एंगल हो गया थीटा। अब इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा नीचे की तरफ लाइक दिस, तो ये हमारा एक एंगल ये बन गया। ठीक है, इसको मैं 90 डिग्री है तो मैं इसको सी का नाम दे देता हूं। अब मुझे एक्चुअली में क्या करना है कि ओ बी फाइंड करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखो यार, जो वेक्टर की लेंथ होती है ना वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। उसी तरह ओ ए बी, अब ए बी है, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है। अगर देखो वेक्टर फॉर्म में ही अगर आप चाहें तो इनको ऐड कर सकते हो, ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए पहले ये समझिए ध्यान से कि क्या यहां पे हम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, ये ओबी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा, देखिए सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा भाई ट्रायंगल की बात हो गई है यहाँ पे बात हो रही है ओ सी बी की। ये ओ है, ये सी है, ये बी है। अगर मुझे ओ बी फाइंड करना है तो पाइथागोरस जो है यहाँ पे लगेगा, सो दैट विल बी बेसिकली ओ सी स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, है ना। लेकिन ओ सी जो है वो है सम ओ ए एंड ए सी का। तो ओ बी जो कि एक्चुअली में आर है, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ओ ए प्लस ए सी होल स्क्वायर प्लस ये आ गया बी सी का होल स्क्वायर। खत्म। अब मुझे यार एसी और बीसी चाहिए, मेरा आंसर आ जाएगा। इतना सा काम था, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता है इसमें। अब ध्यान से देखें, पहली बात, इन ट्रायंगल एबीसी या एसीबी मैं अगर साइन थीटा निकालता हूं, ये थीटा है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो नीचे है वो बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है।
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा BC बन गया, हाइपोटेन्यूज मेरा बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया AB। सो अल्टीमेटली BC क्या आ गया, दैट इज AB साइन थीटा। और AB क्या है, AB इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्या होता है B, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्या है A, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर क्या है R। ऐसे रिप्रेजेंट होता है ना मैग्नीट्यूड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया B साइन थीटा। तो लो जी, BC की जगह पे मैं B साइन थीटा डाल दूंगा। चलिए एक काम करते हैं, अब एक इसमें कोस थीटा भी निकाल लेते हैं यार। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस मेरा AC हो गया, हाइपोटेन्यूज अभी भी मेरा AB है। तो अगर मुझे AC निकालना है तो AC हो जाएगा मेरे पास AB cos थीटा, और AB क्या है मेरा B, तो ये मेरा आ जाएगा cos थीटा। तो लो जी AC भी निकाल लिया मैंने, बस और कुछ भी नहीं करना भाई, वैल्यू पुट डालो इसमें। तो देखो R इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, ये आ गया OA, OA तो OA का लेंथ क्या है जो कि मैग्नीट्यूड है A वेक्टर का, तो मैं A लिखूंगा, प्लस AC है मेरे पास दैट इज B cos थीटा। तो ये B cos थीटा का करके होल स्क्वायर कर दूंगा, कर दिया, प्लस अब मेरे पास आ जाएगा AC तो हो गया ओके, BC स्क्वायर मतलब हो गया B साइन थीटा। या देखो निकाला तो हुआ है, ये रहा, ये देखो ये रहा, डाल दिया। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं क्या आएगा, देखो ध्यान से, R इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, ध्यान से देखें, ये है A प्लस B का होल स्क्वायर, सो ये बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस 2AB बेसिकली, तो ये 2A और B यहां पे बेसिकली B cos थीटा इस वजह से, ठीक है, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। यार अब मैं क्या करूंगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से ना B स्क्वायर कॉमन निकालो। अब जैसे कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जिसमें आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ये बच गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है R इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो लीजिए हमारे पास ये जो OB की लेंथ है ना, अगर मुझे वो कैलकुलेट करनी है, मतलब जो रिजल्टेंट मेरा आया है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो यार बस मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मुझे मेरा दो वेक्टर जिनको मैंने अभी ऐड किया है, उनको ऐड करने के बाद जो भी नया वेक्टर आया है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। बहुत सिंपल है। तो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ B को, और थीटा हमारा एंगल है। सॉल्व करें, आपका आंसर झट से आपको मिल जाएगा। यार ये बात आई होप अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। हाँ, एक चीज जो रह गई है वो है इसकी डायरेक्शन को पता करना। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो देखिए, अगर ये सिचुएशन थी, फिर से दिखाता हूं आपको मैं, ये है मेरा A वेक्टर, ठीक है, जो ये था मेरा B वेक्टर, और फाइनली ये था मेरा रिजल्टेंट, ये मैंने बनाया रिजल्टेंट R, राइट। इसका जो लेंथ है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे फाइंड करना। फिर मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया था लाइक दिस, और ये एंगल हमारा थीटा था, ये O है, ये A था, ये B है, और ये मेरा फाइनली C था, राइट। तो ये मैंने सब आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो अब हमें बात करनी थी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बना है, ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को इस वेक्टर का डायरेक्शन कहा जाता है, डायरेक्शन कहा जाता है। तो बेसिकली जब मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है तो मुझे फाइंड क्या करना होता है, ये एंगल बीटा जो वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना के जा रहा है, और हम यही लिखते भी है, मेक्स एन एंगल ऑफ इतना विद द, जो भी एक्स एक्सिस बोल दे अगर एक्स एक्सिस है, नहीं तो विद द ए वेक्टर ऐसे बोल देते हैं। बट ये जो एंगल होता है इसी को ही डायरेक्शन कहा जाता है। अब बात आती है इसको फाइंड कैसे करें। देखो यार, राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, यहां से हम निकालेंगे टेंजेंट ऑफ बीटा, और फाइनली हमें मेरी डायरेक्शन मिल जाएगी। देखो tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पे BC है और बेस यहां पे OC है। तो देखिए BC की अगर मैं बात करता हूं, BC ये मेरा BC है, तो ये आएगा B साइन थीटा, और अगर मैं AC की बात करूं तो ये बनेगा OA प्लस AC, तो बन गया B साइन थीटा।
डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ गया टेंजेंट ऑफ बीटा। है ना खतरनाक चीज, कितनी सिंपल है यार, आराम से हमने फाइंड आउट कर लिया, देखो कोई मुश्किल नहीं थी। तो अगर मुझे डायरेक्शन पता करनी है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इससे डायरेक्शन मिल जाती है। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है, तो मैंने बता दिया वो होता है आर अंडर द रूट ऑफ दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब एक्चुअली में बात यही खत्म नहीं होती, हमारे पास स्पेशल केस भी है। देखो कैसे, सबसे पहली बात मैं पहले यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं फिर से कि आर क्या था मेरा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आप ये लगाएंगे। और टेंजेंट बीटा अगर आप निकाल रहे हो तो होता है बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये एंगल जो है रिजल्टेंट ए के साथ बना रहा है, अगर वो बी के साथ बनाता तो यहां पे ए और यहां ए की जगह बी आ जाता। तो ये करना होता है। अब जैसे मैंने आपको कहा था स्पेशल केसेस है इसमें, स्पेशल केसेस है इसमें। पहला केस, ठीक है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये जो दो वेक्टर्स थे ये एक ही डायरेक्शन में हैं। अब देखो अगर एक ही डायरेक्शन में है और आपको पता, अगर मैं थीटा को 0 पुट करूंगा तो आर क्या आएगा, आर वुड बी अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 1 होता है, जिससे ये बन जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको आप लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका अंडर द रूट, फाइनली क्या आ गया, ए प्लस बी। तो मैंने यही तो कहा था कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अगर थीटा आपका 180 डिग्री है, 180 का मतलब क्या होता है भाई, एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर पीछे की तरफ आ रहा है आपका। तो जो मैंने एंटीक्लिनर वाला एग्जांपल दिया था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। आर क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री। और बेटा cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसलिए आर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं बिकॉज cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो बेटा देखो ये क्या बन गया, तो ये बन गया आर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर आ गया ना ए माइनस बी। तो मैंने यही तो कहा था यार कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट करना था, ठीक है। अच्छा, बात यही खत्म है, आगे भी है। अब स्पेशल केस नंबर तीसरा, अगर परपेंडिकुलर है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा 90 का मतलब क्या हुआ कि अगर ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो जो बी वेक्टर है वो आपका इस तरफ जा रहा है। अब ऐसे कंडीशन के अंदर आर अगर मैं निकालूंगा तो आर मेरे पास आएगा अंडर द रूट ऑफ दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू होती है 0, देयरफॉर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस तरीके से बेटा मुझे मेरा रिजल्टेंट मिल जाता है। मतलब अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हो और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेकर अंडर द रूट कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट मिल जाता है। अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो शायद आप समझ पाएंगे जो मैं अब करवाने वाला हूं। ध्यान से देखना प्लीज। चलो यही रेफरेंस लेके चलते हैं, यहीं पे करवा देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप और दूसरा है बी वेक्टर इज इक्वल टू मान लेते हैं 3j कैप। चलो 3j कैप। अब आप जानते हो कि ये जो i कैप है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जो j कैप है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों एक्सिस तो आपस में परपेंडिकुलर है और रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो मैंने क्या बोलता, वेक्टर को सिंपली ऐड कर दो। तो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका है। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए सिंपली वेक्टर्स को ऐड कर दो, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, यह मतलब होता है। लेकिन अब आप अच्छी तरह जानते हो यार कि दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर है,
क्योंकि ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर मुझे इसका रिजल्ट, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब आर फाइंड करना है, तो मैंने क्या कहा था आपको कि आपने जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करना है, तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते ये हैं, हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, और अगर के कैप भी होता तो साथ में आया था कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, और इस सब का आप अंडर द रूट कर देते। अब जैसे कि इसके में कोएफिशिएंट ऑफ आई क्या है, अगर मुझे इसमें आर निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ आई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ आई है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे क्या है? 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये तभी होगा जब आई जे के हो, उस तरह से आप अगर मतलब पता है यार कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, रूट ऑफ 13 जो है वो आपका फाइनली आंसर आ गया है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर जो है मान लीजिए आ गया 2 आई कैप, बी वेक्टर जो है मान लेते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, और जो सी वेक्टर है वो मान लेते हैं 4 के कैप है, सपोज ये आपके पास है यहाँ पे। तो मैं बोलता हूं इन तीनों का रिजल्टेंट बताओ, मतलब तीनों को ऐड कर दो। तो रिजल्टेंट का मतलब होगा तीनों को ऐड करना, जैसे 2 आई कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब ये देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा, मतलब दैट विल बी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। बाकी नहीं कर सकते आप ऐड, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। तो बस अब मुझे डायरेक्टली अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता आई जे के आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो बस अगर मुझे डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा बेटा 16, 4 4 16 होते हैं, प्लस 9 होते हैं, प्लस आपके पास 16 होगा, 16 16 32, 32 और 9 41, 41। तो ये रूट ऑफ 41 जो है आपके पास यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये आ गया, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 16 16 32, 32 और 9 41। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका रिजल्टेंट आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन मन में आपके आ रहा होगा सर ये तो ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप बिना मतलब फॉर्मूले के? बड़ा आसान है यार। अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के साथ उसको लिखा जाता है, और डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे आता है? एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई कर दूं, थोड़ा सा गलत हुआ इसमें। एक यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दैट इज आर। तो वेक्टर क्या था? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या है? रूट ऑफ 41। सो फाइनल आंसर आ जाता है 4 बाय रूट ऑफ 41 आई कैप प्लस 3 बाय रूट ऑफ 41 जे कैप प्लस 4 बाय रूट ऑफ 41 के कैप। तो लीजिए ये हमने डायरेक्शन निकाल ली है इस आर वेक्टर की। तो अब आप बोलेंगे सर वो फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है हमें? यार वो फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना है जब न्यूमेरिकल में पहले से आपको मैग्नीट्यूड दिया हो। नहीं समझ में आया? मैं बताऊंगा ना, टेंशन लेते हो। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस, चलो परपेंडिकुलर फोर्सेस, दैट इज 4 Newton and 3 Newton are acting on the same body, then find the resultant force and its direction। अब जैसे मैंने अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन बना दिया, तो दो देखो एक बॉडी है, अब इसका सॉल्यूशन देखो कितना आसान है। ये मेरा क्वेश्चन है, तो मेरे पास 2 बॉडीज हैं, ठीक है। ये हो गई एक बॉडी, ठीक है, इसमें एक 4 न्यूटन पे एक्ट कर रहा है, एक 3 न्यूटन पे एक्ट कर रहा है। तो आप किसी को भी नीचे बना लीजिए, तो रेफरेंस देनी पड़ेगी आपको। ये 4 न्यूटन नीचे लगा देता हूं और 3 न्यूटन में यहां लगा देता हूं, ठीक है। 4 न्यूटन हो गया और 3 न्यूटन हो गया मेरा। दोनों परपेंडिकुलर है, हाँ जी दोनों परपेंडिकुलर है आपके। तो अब परपेंडिकुलर मतलब है कि थीटा की वैल्यू यहां पे 90 डिग्री मेरे को दी हुई है। अब ऐसे कंडीशन के अंदर अगर मुझे इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स,
तो वो हो जाएगा। अब एफ चाहे एफ लिख दो, आर लिखना आर लिख दो, जो भी आपको ठीक लगता है, या एफ लिख के नीचे पैरों में आर लिख दो तो भी एक बात है। रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब इन दोनों फोर्स को जब हमने ऐड किया वेक्टरली तो उसका जो रिजल्ट आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, है ना। पहला जो वेक्टर है वो f1 है, दूसरा वेक्टर f2 है, प्लस 2 f1 f2 cos ऑफ थीटा। सो ये बन जाएगा मेरे पास, दैट इंप्लाइज दैट इज एफ आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कोज ऑफ 90। कोज 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा फैक्टर खत्म। तो फाइनली आ गया एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 3 3 9 9 प्लस 16 25 25 अंडर रूट 5। तो लो जी, तो मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी पे 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलरली, तो उस पे नेट फोर्स 7 न्यूटन नहीं है, उस पे जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो आपकी होगी 5 न्यूटन। ठीक है, मैं आपसे इसको ठीक कर देता हूं, दैट इज 5 न्यूटन। तो यही तो मुझे आपको समझाना था कि अगर किसी बॉडी पे 4 न्यूटन और 3 न्यूटन एक्ट कर रही है तो आपके मन में सर इस पे 7 न्यूटन एक्ट कर रही है। अरे नहीं, उस पे जो नेट जो फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करेगी वो 5 न्यूटन होगी, ना कि 7 न्यूटन होगी। ठीक है, 7 न्यूटन कब होती, जब दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते। अगर ऑपोजिट एक्ट कर रहे होते तो उस पे नेट सिर्फ 1 न्यूटन एक्ट कर रहा होता। अब ये परपेंडिकुलर है तो इस पे नेट कितना लग रहा है, 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है। हाँ, बात रहेगी आपके डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखिए मैंने आपको बताया था ना tan बीटा का बताया था मैंने। tan, देखो अब ये 3 न्यूटन को चाहूं तो मैं यहां भी बना सकता हूं 3 न्यूटन को, ये 3 न्यूटन है ट्रायंगल बनाने के लिए। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर है और ये रिजल्टेंट है। तो अब मुझे ये एंगल बीटा फाइंड करना है जो कि इसकी डायरेक्शन होगी। तो वो होगा b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो यहां पे b क्या है 3 है, तो 3 साइन थीटा मतलब यहां पे क्या है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये बन गया बेटा आपका a क्या है 4 प्लस b दैट इज कोस थीटा, है ना, कोस ऑफ 90 डिग्री। तो कोस 90 क्या होता है बेटा आपका 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए tan बीटा आपके पास आ चुका है, दैट इज 3/4। तो बीटा क्या आ गया, बीटा आ गया tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो इसको सॉल्व करके जो भी एंगल बनेगा दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस। आई हो, अच्छा इसमें 37 डिग्री 53 डिग्री वो मैंने बताया नहीं हुआ, इसलिए नहीं बता रहा, अभी शांत रहो, आगे जाके बताऊंगा। ये मतलब इसको 3/4 जो होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, या 3/5 साइन ऑफ साइन में 3/5 या 4/5, ये सब बातें मैं जब कॉम्पिटिटिव बातें करूंगा तब बताऊंगा। अभी जस्ट मैंने सिंपल बताया है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मान लो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर 1 आ जाता, सपोज 1 आ जाता, तो 1 कौन से एंगल पे होता है 45 डिग्री पे, तो बीटा यहाँ पे 45 डिग्री आ जाता। तो इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्शन निकालते हैं, इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, और साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल लॉ का मतलब क्या है, जो दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में एक्ट नहीं करती, एंगल होता है उनके बीच में, तो उनको आपस में ऐड कैसे करते हैं, या वेक्टर के फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्टली ऐड कैसे करते हैं, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये जाना कि वेक्टर्स को आपस में ऐड कैसे किया जाता है, और अगर उनको मतलब खासतौर पे तब जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के सेम लाइन में ना हो, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, और उनके बीच में कोई एंगल थीटा हो, तो उनको कैसे आपस में ऐड किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।